हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड। जैसे कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल के थ्रू आप सब लॉयर्स और यंग लॉयर्स को स्पेशली हम एक इन्फॉर्मेशन और एक लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हमने अपने ऑनलाइन पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया फ्रॉम इस्लामाबाद पिंडी, जिन्होंने है अपने कीमती वक़्त में से बहुत एक कीमती वक़्त में से हमें अपना टाइम दिया। तो और आज का जो टॉपिक है जिनके लिए हमने उनको स्पेशली बुलाया वो है द रोल ऑफ लॉयर्स इन इम्प्रूविंग जस्टिस सिस्टम। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा एडवोकेट हबीब हंज़ला, जो कि इस्लामाबाद और पिंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने हमें टाइम दिया। सर वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो आपकी जो मसरूफियात हैं उसमें से हमें टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको उसका जज़ा दें। सर वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। थैंक यू। आपका ही बड़ा अहमद भाई, आपने बुलाया। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, टाइम कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था, उसके लिए आई एम जी रियली सर, थैंक यू वेरी एक्सट्रीमली मच। सॉरी। और आई लव व्हाट यू आर डूइंग। एक्सीलेंट वर्क। और थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि वकील जो वुकला हैं, वो हमारे जस्टिस सिस्टम में कितना रोल प्ले करते हैं और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल सर की तरफ ये है कि पहले तो सर आप अपना इंट्रो दें कि आपने अपनी वकालत कहाँ से शुरू की और आपका कहाँ से आपने अपनी स्टडीज़ ली, इनिशियल स्टडीज़ ली, फिर हायर स्टडीज़ ली और कैसे आप वकालत की तरफ आए? तो प्लीज़ सर काइंडली अपने बारे में बताएँ। अच्छा अहमद भाई, अच्छा तो नहीं लगता अपने बारे में बात करना, पर मुख्तसर सा इंट्रो ये है कि मैंने मैट्रिकुलेशन की, फिर एफएससी की। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ पढ़ा। और आफ्टर दैट, और ये मुझे बात बताने में बिल्कुल खुशी होती है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ था, ये मेरी एक ज़ाती चॉइस तो थी ही थी, लेकिन उसके अलावा मेरे उस्ताद हैं मलिक अनीक खटाना। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे कहा कि आई शुड परस्यू लॉ। उन्होंने मुझे जज कर लिया कि आपके अंदर एक अच्छा वकील छुपा हुआ है। तो उसके बाद से मैंने फिर वकालत स्टार्ट कर दी। और उसके अलावा ये है कि मैं अपना एक शो भी कर रहा हूँ, एज़ एन एंकर भी काम कर रहा हूँ। और स्पेशलाइज़ेशन जो है वो मेरी टैक्सेशन में है। लेकिन मैं एक ऑल-राउंडर वकील हूँ। माशाल्लाह सर, दैट्स गुड। और बाकी जैसे आपने नाम लिया मलिक अनीक खटाना साहब का, ही इज़ अ एक्सीलेंट लॉयर। मैं भी उनके साथ इन टच हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑन एवरी प्लेटफ़ॉर्म। तो सर ये बड़ी खुशनसीबी होती है कि आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सर जैसे आपने बताया कि आपको एक अच्छा उस्ताद मिला, क्या आप ये समझते हैं कि जब वकालत में आते हैं तो उस्ताद का रोल कितना इम्पोर्टेंट है कि लॉयर को ग्रूम अप करने के लिए? अच्छा अहमद भाई, इसमें 2 राय हैं। पहली राय ये है कि उस्ताद का कोई रोल नहीं होता और ये बच्चे का पोटेंशियल ही होता है जिसको कहीं से कहीं ले जाता है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरी राय जिससे मैं भी सहमत हूँ, वो ये है कि जो उस्ताद होता है, बेसिकली वो आपकी ज़िंदगी का गेट कीपर होता है। उसने डिटरमाइन करना होता है कि आपने कितना जाना है, आपका पोटेंशियल क्या है। एक अच्छा उस्ताद एक अच्छा जज होता है। जिस तरह मलिक अनीक खटाना ने मुझे जज कर लिया, तो अगर वो मुझे जज करके मेरी उनकी अगर जजमेंट गलत होती, वो मुझे कहते हैं कि नहीं, वकालत आपसे नहीं होगी, तो मैं पूरी ज़िंदगी भी लगा रहता तो उतना अच्छा वकील शायद ना बन सकता। बिल्कुल, तो आई थिंक कि उस्ताद का जो किरदार है वो ज़िंदगी में इट इज़ मोर क्रूशियल, कि इतना क्रूशियल है जिस तरह मैं साँस ले रहा हूँ। बिल्कुल। सर मेरा जी। पहला सवाल है हमारे जो टॉपिक से रिलेटेड कि जैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ बहुत कम है। तो इसमें वुकला कैसे और कहाँ-कहाँ पे अपना रोल अदा कर सकते हैं और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? इसके मुतालिक सर आप अपनी राय दीजिए। अच्छा, इसमें एमआरबी पहले सबसे बुनियादी एक चीज़ें देखनी पड़ेगी ना, कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, पहले हम ज़रा उसको समझ लेते हैं। जी, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि पाकिस्तान की अदालतों में कमोबेश 2 मिलियन केसेज़ ज़ेर-ए-इल्तवा हैं, जो पेंडिंग हैं, जो अभी समाअत हो रही है। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने अपनी जो लास्ट स्पीच थी चीफ जस्टिस बनने के बाद, उन्होंने ये बात कही थी कि यार, एक केस को शुरू से एंड तक प्लस माइनस 45 इयर्स लग जाते हैं। और 45 इयर्स जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें ऑलमोस्ट 2 जनरेशंस हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस बात को देखना पड़ेगा कि जुडिशरी हमारे पास कितनी है और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो केसेज़ हैं वो 2 मिलियन प्लस है। पहले तो हम यहाँ तक बात क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा, जब हम ये कहते हैं ना कि इस सिस्टम को हम एनहांस कैसे कर सकते हैं, तो इसमें सिर्फ वुकला का किरदार नहीं है। इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं बुनियादी: जुडिशरी, वुकला और फिर द जनरल पब्लिक, जिसके लिए सिस्टम ये काम कर। और अब हम इन तीनों जो सिस्टम्स हैं, इनको बारी-बारी इनके तह से हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, जो जनरल पब्लिक है।
जनरल पब्लिक का देखें जो इश्यू ये है कि हमारे यहाँ पर आर्बिट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अगर मेरा और आपका कोई तनाज़ा है, तो हमारा पहला ये रिज़ॉर्ट होता है कि यार हम इसको अदालत में लेके जाएँगे, मैं इसको ज़लील करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक हम वो करने में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका भी किरदार आता है। हमारे जो पुलिस वाले भाई बैठे होते हैं, वो इंक्वायरी स्टेज पर ही किसी बात को अगर खत्म करना चाहें, तो बहुत सारे मसले वहीं पर ही खत्म हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेक होल्डर है, वो हमारी जुडिशरी है। अच्छा, अहमद भाई, जुडिशरी में जो है ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। दूर से देखना, बाहर से देखना सिस्टम को इज़ ऑल ओके, इज़ ऑल गुड। लेकिन इस जुडिशरी के अंदर काफ़ी सारे मसले-मसाइल। सबसे जो पहला इश्यू है, वो ये है कि जुडिशरी के अंदर फ़िल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं। अभी किसी हद तक पंजाब में जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में किसी हद तक वो शुरू हुई है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। पूरी दुनिया को छोड़ दें आप, हमारी जो पाक फ़ौज है, अगर आप उसमें भी देख लें, आपको हर प्रमोशन के लिए एक अलग कोर्स करना पड़ता है। अगर आपने काकूल अकेडमी नहीं जॉइन की हुई, तो 70% बंदा आपका लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हो जाता है। उसके बाद अगर आपने एनडीए का कोर्स नहीं किया हुआ, तो आप मेजर जनरल नहीं बन सकते। देखिए, फ़िल्ट्रेशंस हैं, ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग चल रही हैं, आपको सिस्टम में ये नहीं कि आप टनल की तरह एक बार एक चीज़ में घुस गए, तब आप अगले एंड से ही निकले। और तीसरी जो बात है वकला हज़रात की, उसमें अमर भाई हम लोग खुद भी अब तो उसमें तो तनकीद कोशिश करते हैं कि ना ही करें, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 20% लोग हैं जिनको प्रो बोनो केसेस को एक्सेस है। बिल्कुल, बाकी हमारे जो वकला हैं, वो भी प्रो बोनो केसेस नहीं करते। बिल्कुल, प्लस माइनस उनकी यही होती है कि लिटिगेशन में जाया जाए, जहाँ पे टाइम लगे, वकला को पर पेशी पैसे मिलें। तो मसले तो उस तरफ भी हैं और बिल्कुल उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा और बल्कि ये क्वेश्चन भी है कि जैसे आपने कहा कि 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक ये प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। अब जैसे वुकला की बात की, बिल्कुल, तो मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि अगर इसमें आपकी भी राय लेना चाहूँगा कि वुकला अगर इंसाफ क्योंकि वुकला ने अपने केस को प्रेज़ेंट करना है। जब तक वो अपने साथ और बिल्कुल, अपने क्लाइंट के साथ इंसाफ नहीं करेंगे और अपने केस के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, तो वो कोर्ट में जाके उस केस को प्रेज़ेंट नहीं कर सकते। तो क्या आप ये ठीक है। समझती हैं कि वुकला को अपने केस, क्लाइंट और प्रेपरेशन के ऊपर कितना टाइम देना चाहिए ताकि इन अदालतों में इंसाफ आसानी से और जल्दी से मिल सके? अच्छा, अहमद भी आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो वकील डेट लेता है, उसको बहुत पैसे मिल रहे होते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है? जो हमारे बड़े वकला हैं, जिनको बड़ी फ़र्म्स हैं, वो केसेज़ ले लेते हैं, दैट इज़ ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। लेकिन जो इंडिविजुअल वकील जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी कोशिश होती है कि केस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन इसमें भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना। पहला, हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी नहीं होती कि आप देखिए ना, क्रिमिनल केसेज़ जो होते हैं, उसपे आपने चीज़ प्रूव करनी होती है बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट। और जो कि यहाँ नहीं हो सकती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही उसमें इतनी खामियाँ होती हैं, एफआईआर लेट कटी होती है, एविडेंस की कलेक्शन सही तरह नहीं हुई होती, और वो स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप उसको फुलफिल कर ही नहीं सकते। एक इसका एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ये काम है, वो इस चीज़ को इंश्योर करें। वकील के ज़मीर की बात नहीं, ये उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम है, जो कि खुद अपने आप को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ गिनवाती हैं, कि वो लोग कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करें कि अगर एक वकील के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 300 केसेज़ हैं, तो आप उसको नोटिस इश्यू करते हैं कि भाई आप एट अ टाइम 300 केसेज़ कैसे चला सकते हैं? या क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है? उसके बाद अगर एक ऐसा वकील है जिसके एक्स नंबर ऑफ केसेज़ जो हैं वो 10 साल से ऊपर से पेंडिंग है, तो आप उसको शोकॉज़ नोटिस करें कि भाई आप इसका जवाब दें, इतने केसेज़ आपके क्यों पेंडिंग है? इसी तरह अगर एक वकील साहब की 1 साल में कोई अगर 50 मुकदमात ऊपर से हायर सुपीरियर जुडिशरी ये बात लिख देती है कि ये केस मेला फाइडे था, तो उस वकील के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें ये रेगुलेटरी बॉडीज़ का काम है। ये वकला के ज़मीर की, जब तक हम ये कहेंगे ना कि ज़मीर की आवाज़ आएगी, तब तक अहमद भाई अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक रेगुलेटरी बॉडीज़ स्पेशली पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल्स हमारे लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया नहीं सेट करेंगे, तब तक ये बात नहीं हो सकती है और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अब इसमें आपने एक बताया प्रो बोनो के मुतालिक जैसे आपने बात की। प्रो बोनो की सर पहले तो ये बताएँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं कि व्हाट इज़ द प्रो बोनो? तो इसके ऊपर थोड़ी-सी रहनुमाई दीजिएगा कि प्रो बोनो है क्या? और अगर आपके पास प्रो बोनो केस आप करना चाहते हैं, तो आप किस तरह कर सकते हैं? और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को इस तरफ जाना चाहिए और अगर जाना चाहिए तो वो कैसे जा सकते हैं? तो इसके ऊपर ज़रा काइंडली मुझे अपनी ब्रीफिंग दीजिए। अच्छा, वेरी ब्रीफली अहमद भाई, क्योंकि आई एम श्योर कि आपका काम टाइम काफ़ी कीमती है। इसमें ये है कि जो प्रो बोनो केसेज़ होते हैं बेसिकली तो वही होता है, इसमें आप फीस नहीं चार्ज कर रहे होते।
ठीक है, लेकिन उसमें ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वकील आपसे पैसे ही नहीं लेता। उसमें ये है कि जो कोर्ट फीस होती है, जो फोटोकॉपीज के चार्जेस होते हैं, वो सारे आपने पे करने होते हैं। सिर्फ वकील की जो इंडिविजुअल फीस होती है वो आप नहीं देते। अच्छा, इसमें अहमद भाई, अब अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ की सिविक सेंस ये है कि यार अगर फ्री में कर रहा है ना वकील, इसका तो वकील सही नहीं है। मतलब अगर एक काम का एक वकील ₹1,00,000 ले रहा है और उसी काम का एक वकील 2.5 लाख ले रहा है, तो परसेप्शन ये है यार वो अच्छा वकील है इसलिए वो महंगा है। तो जो प्रो बोनो केसेज़ हैं उसके बारे में फॉर और अगेंस्ट बहुत सारी डिबेट हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि प्रो बोनो केसेज़ वकला को पहले कुछ सालों में तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो बेहतर नहीं होते। क्योंकि हमारी जो क्लाइंट है जब वो प्रो बोनो केसेज़ आपसे करवा रही होती है तो वो आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा कर रही होती है। और अगर आप प्रो बोनो केस लें और आप खुदा ना खास्ता हार जाएँ या उनकी मर्ज़ी का डिसीजन ना आ सके, वो कहते हैं यार बस हमें पता ही नहीं चला और ये फ्री में भी था लेकिन हमें बस देखिए ना और ये और वो है तो सारी। बिल्कुल सही कहा। एक आपने अक्सर जी, जुमला भी अच्छा। सुना होगा और हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में भी और अक्सर मूवीज़ में दोहराया जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सर तारीख पे तारीख, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट कब खत्म होगा और कैसे खत्म हो सकता है और इसमें कौन-कौन, किन-किन बॉडीज़ का रोल है? तो ये कॉन्सेप्ट कब खत्म होगा और इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसमें भी बताइए सर। अच्छा, अब इसमें वेरी इंटरेस्टिंग अहमद भाई, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, मैं उन्हीं की बात दोबारा करूँगा। वो ये कहते थे कि डेट तब मिलेगी या तो वकील की डेथ हो जाए या मेरी डेथ हो जाए, एग्ज़ैक्टली। या कोई डेट नहीं मिलेगी। अब इसमें देखें, अगेन जो बात आ रही थी ना, मैकेनिज़्म्स, फिल्ट्रेशंस इन द जुडिशरी, वो कहाँ है? थोड़ा-सा हम इस बात को समझ लेते हैं। अल जिहाद केस से पहले जजेस, सुपीरियर जजेस की जो अपॉइंटमेंट थी वो सर आपने सुना होगा एक अच्छा जुमला और बहुत ज़्यादा मूवीज़ में भी ये सुना जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। सर ये जुमला और ये जो हमारी प्रैक्टिस है, ये अदालतों में कब कम होगी और किस तरह की जा सकती है कम? और इसमें किन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल है? इसको ज़रा काइंडली ब्रीफ करिएगा सर। अच्छा, अहमद भाई, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं खुद मुतासिर हूँ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब से। तो वो ये कहा करते थे कि भई डेट तब मिलेगी या तो मेरी डेथ हो जाए खुदा ना खास्ता, या वकील की डेथ हो जाए। डेट उसके अलावा नहीं मिल सकती। तो हमें ये बात हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो सुपीरियर जुडिशरी है उसका इसमें स्टेक है। अब सुपीरियर जुडिशरी के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। देखिए, अल जिहाद केस जो था उससे पहले जजेस की अपॉइंटमेंट जो थी, वो प्रेरोगेटिव था एग्जीक्यूटिव का। हम पेंडुलम के एक एक्सट्रीम पर खड़े हुए। अल जिहाद केस के बाद हम उस एक पेंडुलम के उस एक्सट्रीम से स्विंग करके हम आ जाते हैं इस तरफ। अब हम कहते हैं कि भई अब जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई किरदार नहीं। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट हमने इसमें एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऐड कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में 175 सबसेक्शन ए में, कि जो पार्लियामेंट्री बॉडी होगी वो भी इसको नज़र-ए-सानी कर लेगी, सेकंड उसको एक बार देख लेगी, जिस तरह यूएस में होता है। देखिए वहाँ पर तो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसकी तो लाइव प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं जज अपॉइंट होने से पहले। तो और आप देख रहे हैं कि वो जो हमारी, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रेंथन नहीं कर सके हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो पार्लियामेंट्री बॉडी है वो सिर्फ एक रबर स्टैंप का काम करेगी। उसका उस प्रोसेस में उतना ही किरदार है जितना सदर पाकिस्तान का किसी बिल पास करने में किरदार होता है। मतलब अगर वो नहीं करेंगे तो इट डज़ नॉट रियली मैटर। ठीक है। अब अहमद भाई, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ये उनका काम, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि तारीख पर तारीख जो है, ये देना तो जज का ही प्रोगेटिव है ना, वो डेट ना दे। अगर वकील माँग भी रहे हैं, तो डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर आप उनके खिलाफ चलाते हैं, वकील को कम से कम इस बात का होना चाहिए कि यार अगर हमारे एट अ टाइम 20 केसेस चल रहे हैं और 2 साल से ऊपर, कोई मैकेनिज्म डेवलप कर दें। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसको शो कॉज़ नोटिस हो जाएगा, भई आप आके, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमेशा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। और लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन ये है कि नहीं यार, मैं शो कॉज़ नोटिस आ गया, मैं देख लूँगा, मैं हड़ताल करवा दूँगा ये। और इसमें एक छोटी-सी बात अहमद भई, आप ये लाज़मी ऐड कर लें कि दुनिया में कहीं पर जो रेगुलेटर्स होते हैं वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते। हमारे यहाँ बड़ा है, देखिए ना, सिस्टम ज़रीफ़ी है कि जो वही पाकिस्तान बार काउंसिल है उसने ही कुछ सालों बाद उन्हीं वकला से जाके वोट माँगने। तो आप एक मैकेनिज़्म सेट करते हैं कि यार सीनियरिटी में 20 जो ऊपर के लोग हैं, वो 5 सालों के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को लीड करेंगे। या कोई भी मैकेनिज़्म जो हमारे स्टेक होल्डर्स समझते हैं, वकला को बिठाएँ, मुशावरत करें, सारे बैठकर एक सेट क्राइटेरिया पर बैठें। और मैं आपको इसमें अहमद भी बड़े मज़े की बात बताऊँ कि जो वकील हैं वो खुद रेगुलेट होना चाहते हैं। हमारा जो यंग वकील है, फॉर दैट मैटर हाई कोर्ट के मेजॉरिटी वकील जो वकला, जो इसमें उमर गिलानी साहब का मैं नाम लूँगा, उसमें बाकी और मुख्तलिफ वकील हैं, वो सारे जो ये आजकल की जनरेशन के हैं, दे ऑल वांट टू बी रेगुलेटेड।
और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त की कि जो यंग यंग लॉयर्स हैं वो वाक़ई रेगुलेट होना चाहते हैं और इस जो वो सीधा जुडिशियल सिस्टम और वो सीधा जो हमारा रेगुले जस्टिस सिस्टम है इसको ख़त्म करके एक एडवांस जुडिशरी सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को लाना चाहते हैं। इसमें सर मेरा एक जो आजकल क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि हर चीज़ एडवांस और टेक्नोलॉजी पे जा रही है। सो जी, इम्प्रूविंग द जस्टिस सिस्टम में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? क्योंकि मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, उनके जुडिशियल सिस्टम को, उनकी स्टडीज़ को, उनके केस लॉज़ को, उनकी लाइफ प्रोसीडिंग्स को मैं बड़ा देखता हूँ। तो वो हमसे बहुत आगे जा बिल्कुल। चुके हैं। इन एवरी जी। एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट आप आईटी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम कहाँ पे हैं और किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? इसमें किन-किन स्टेक होल्डर्स का रोल है? ये भी काइंडली ज़रा ब्रीफ करिएगा फॉर इम्प्रूविंग द आवर जस्टिस सिस्टम प्लीज़ काइंडली इसको प्रूव अच्छा, अमर भाई वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए अगेन जो हम तो चलिए इंडिया तो काफ़ी चीज़ों में हमसे आगे चला गया। चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, इकोनॉमिक हो, सारा दैट इज़ ऑल ओके। बहावलपुर के एक जज साहब ने ही वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि मैंने एक बंदे को बेल ग्रांट करनी है या नहीं करनी। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने चैट जीपीटी का जो उनका पेड वर्ज़न है वो लिया, उसको सारी बात समझाई, सारे दोनों साइडों के फॉर और अगेंस्ट दलील दिए और उन्होंने कहा कि भाई आप बताएँ व्हाट डू यू थिंक? तो उन्होंने कहा कि भाई बेल मिल जानी चाहिए और वो बेल मिल गई। तो टेक्नोलॉजी इज़ एट द डोर, वो नॉक कर रही है कि भाई लेट मी इन, लेट मी इन, लेट मी इन। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें कि हम लोग डिस्करेज करते हैं। आज भी आप देखें कि वो अब जब हम जाते हैं अदालतों में तो लिटरली वो लंबे-लंबे रजिस्टर हैं और उसमें वो लिख रहे हैं और वो ढूँढ रहे हैं, भई डायरी करो, ये करो, वो करो। पूरी दुनिया एक लैपटॉप में, आप एक लैपटॉप के ज़रिए आप पूरा सिस्टम अपना चला सकते हैं। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़, पूरी-पूरी फ्रैंचाइज़ीज़ आप अपने एक लैपटॉप से चला रहे हैं। लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम उसको इतना एडवांस नहीं कर सके। उसमें अगेन 2, 4, 5 चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना चाहिए। देखिए अहमद भाई जो हमारी जुडिशरी है ना, सबसे जो बड़ा जिसका मैं एडवोकेट भी हूँ कि हमारी ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग्स आर मोर देन क्रूशियल फॉर आवर जुडिशियल सिस्टम। हमें उस चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हम मुख्तलिफ एआई के एक्सपर्ट्स को लाएँ, जजेस से गेट टुगेदर करवाएँ, मीटअप करवाएँ ताकि वो उन चीज़ों को समझ सकें और दुनिया के मुख्तलिफ जुरिसडिक्शंस में जो चीज़ें जो सिस्टम अब आप इंडिया का इतना कॉम्प्लेक्स उनका ट्रायल कोर्ट भी, ईच एंड एवरी ट्रायल कोर्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है वो ऑनलाइन अवेलेबल। कोई भी पूरी दुनिया से उसको एक्सेस कर सकता है। उनका इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है और जो इंडिया में आप देखें कि जो इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी भी है, वो भी वहाँ अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपके पास तब आती है जब लोगों को आपके जुडिशियल सिस्टम पर एतबार हो और जुडिशियल सिस्टम पे एतबार तब होगा जब आप अपनी डिपेंडेंसी को टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ना कि आप अपने आप को उससे डिस्टेंस करते जाएँगे, लोगों को डिस्करेज करेंगे कि आप ये अब आप देखें जो जज साहब हैं बहावलपुर वाले इनको मेजॉरिटी इनको वो क्रिटिसिज़्म का सहारा लेना पड़ा है कि देखें जी एआई तो बायस्ड होता है और ये वो हमें एज़ अ सोसाइटी अपना माइंडसेट चेंज करना। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। सर इसमें अ, इसके बाद मैं सर क्योंकि आपने रेगुलेटरी बॉडीज़ का बड़ा ज़िक्र किया और वाक़ई हमारा रेगुलेटरी बॉडीज़ काम नहीं कर रही हमसे उसमें एक सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, 2 जो प हमारे लॉयर्स को डील करती है, जो 2 हैं पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल्स। तो उनका क्या रोल है सर इन दिस ऑल दिस एस्पेक्ट? सो काइंडली सर उसको भी ज़रा ब्रीफ करिएगा। अच्छा, अहमद भाई हम क्रिटिसाइज़ तो बहुत करते होते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल को ना और रेगुलेटरी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को। लेकिन ये ही पाकिस्तान बार काउंसिल है जिन्होंने इस मुल्क में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में बड़ा किरदार अदा किया है। इन 1980s या इन फैक्ट इन 1979 ज़िया-उल हक साहब ने बैन कर दी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स थी वो नहीं हो सकती थी। तो पाकिस्तान बार काउंसिल यूज्ड टू कॉल मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स और वो उनको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया करते थे। और इस चीज़ का एक मेजर किरदार था डेमोक्रेसी रिस्टोर करने में इन पाकिस्तान। सेम वाज़ सीन इन द मुशर्रफ एरा 2003, 4, 5 में आप देख लें कि पाकिस्तान बार काउंसिल का एक किरदार रहा है। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान बार काउंसिल अगर किसी को लगता है कि डिलीवर नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह यही है अगेन कि उनको डिपेंडेंसी है और वो भी डिपेंडेंसी देखिए ना ईच ईयर हर 2 साल बाद उनके इलेक्शंस हो रहे हैं। कम से कम 5 सालों के लिए आते हैं ना। हुँ, आप एक रिफॉर्म लेकर आते हैं, 5 साल उसपे इम्प्लीमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये है कि अगर एक टीम ए अगर एक काम कर रही है, तो टीम बी कहेगी कि भाई नेक्स्ट ईयर वोट फॉर अस और हम इसको वापस कर देंगे। और टीम ए सोचती है यार अभी हम इसको सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट करेंगे 6 महीने तो गुज़र जाएँगे। 6 बिल्कुल। महीने में हम कितना इसको रिस्टोर कर लेंगे, तो लिहाज़ा इसको फिर रहने दें। हुँ, तो अगेन जैसे मैंने आपसे पहले बात की पाकिस्तान बार काउंसिल और जितने भी प्रोफेशनल वकील हैं, वो सारे एटलीस्ट मेजॉरिटी उनकी चाहती है कि वो रेगुलेट हों और इसमें पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो हमारे
लॉ मिनिस्टर्स हैं, लॉ सेक्रेटरीज हैं, उनका काम है कि वो इस सिस्टम को ओवरऑल रेगुलेट करने में एक मुशावरत के साथ, नॉट वन साइडेड, ये मैं कभी भी इसका हामी नहीं हूँ, वकला को बिठाएं, जितने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं सबको बिठाएं और कोई चीज प्रेजेंट करें, और अगर वो हो जाता है तो उसको मुशावरत के साथ हल कर लेना चाहिए मसला। जी सर, थैंक यू। सर इसमें लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा और इसमें ये है कि हमारे यंग लॉयर्स का, क्योंकि देखिए सर ये बात तो जी ठीक है, जैसे आपने कहा कि जो हमारे ऊपर स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, मेन तो रोल उनका है इस सारे सिस्टम को, और उसमें जी हमारा भी कुछ रोल है। लेकिन हम एट जहाँ पर अभी इस टाइम मौजूद हैं, अपनी पोज़ीशन पे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कैसे अपना वर्क कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रैक्टिस और कैसे जुडिशियल सिस्टम और अपने जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं? उसके मुतालिक सर। अच्छा, अहमद भाई, एक मैं आपको ये इस तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले एक मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहूंगा। पाकिस्तान में देखें प्लस माइनस 2 लाख वकील काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 लाख। इसमें अगर आप एवरेज निकालें तो 1200 लोगों पर एक वकील आता है। इंडिया में आप देख लें 1.2 मिलियन लोग काम कर रहे हैं एज लॉयर्स। बांग्लादेश में 50,000 काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन है, यार इतने वकील हैं मुझे तो काम ही नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत मिसकंसेप्शन है, और ये ये बिल्कुल गलत बात है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं 2 बातें आपसे करूंगा। पहला, फाइंड अ राइट टीचर। आपको जो टीचर थकाएगा फाइल्स में, वो ही आपका असली, सॉरी, फाइंड द राइट टीचर। जो आपका उस्ताद होगा वो आपको थकाएगा, और जो आपका उस्ताद नहीं होगा वो आपको थकाएगा नहीं। वो कहेगा बेटा ये कर लेना, चलो देख लेना, अगर वो हो सके तो कर लेना। जो आपका एक मोहसिन होता है वो आपके साथ डिस्कशन करता है। यंग लॉयर्स हैं, उनका काम है कि आपस में बैठ के डिस्कस करें। और आई मस्ट से दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है ना, तो वहां पर सारी चीजें प्राइमरी हो जाती हैं। क्योंकि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसके बाद कानून है, फिर रूल्स है। तो सबसे ऊपर जो है ना, वो हमारा आईने पाकिस्तान है 1973 का, एज अमेंडमेंट ऑफ 2019 तक। आप उसको सारे याद कर लें, आई थिंक दैट वुड बी मोर देन ओके। और दूसरी बात जो है उसमें ये है कि अहमद भाई के जो यंग वकील है, उनका काम है कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जाकर सुने, नोट्स लें। और इसमें अगर आपने वकालत की स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फाइल होती है वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाती है। हमारे यहाँ पर ये है, क्योंकि बहुत सारे वकील जो स्टूडेंट्स इन वकीलों के साथ इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, उनके बड़े वकील होते हैं, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस देख रहे होते हैं। कम से कम मिनिमम आप हफ्ते में 1 या 2 दिन, या महीने में अगर 1-2 दिन, अगर हफ्ते में 2 दिन नहीं जा सकते तो महीने में 1-2 बार लाजमी जाएं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर बैठें और उस पूरे मुकदमे को सुने। और जो नेक्स्ट उसकी हियरिंग हो, आप उसमें भी जाकर बैठे, आपको पता हो पिछले मुकदमे में क्या बात हुई थी, जिरा कैसे होती है। क्योंकि अहमद भाई, आप भी इस बात को सेकंड करेंगे कि जुडिशरी और वकालत आपको एकेडमिक साइड पे जो सिखाई जाती है, दैट इज 180 डिग्री डिफरेंस जो प्रैक्टिकली हो रहा है। तो हमें इन चीजों को, फॉर्म ए, फॉर्म बी क्या होता है, और वो जो तेज तेज बातें हो रही थी, आप नोट लेके जाए, आप उसको लिखें और जाके फिर अपने सीनियर से पूछेंगे उसका मतलब क्या है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल सही कहा आपने ये बात, थैंक यू वेरी मच सर। मल्टीटास्किंग है, एज़ अ एंकर पर्सन भी वर्क कर रहे हैं और एज़ अ लॉयर भी काम कर रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं और हमारे यंगस्टर्स को भी बताइएगा कि कैसे वो मल्टीटास्किंग काम अगर कर रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसमें आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? काइंडली प्लीज़ ब्रीफ इट। अच्छा अहमद भाई, ऐसा है कि मैं तो आसानी से मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों का शौक है। आई एम एन एडवोकेट बाय चॉइस एंड आई एम एन एंकर बाय चॉइस। तो आप हमेशा अपने आप को उतना वर्किंग करें जितना आप कर सकते हैं। अगर एक आदमी समझता है कि वो वक्त में 3 काम कर सकते हैं तो वो लाजमी करे। अगर एक आदमी समझता है कि वो एक काम भी शायद ना कर सके, तो उसका काम है वो एक से आगे ना जाए। हमारी पाकिस्तान ऐसा कल्चर में इशू ये है, या तो हम हर काम में नो कह देते हैं, या हम किसी काम में नो नहीं कहते। हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, जितना हम वज़न उठा सकते हैं हमें उतना उठाना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं ये समझता हूँ कि एज़ एन एंकर, क्योंकि जब हमारे पास कोई गेस्ट आ रहा होता है, उसका इंटरव्यू करना होता है, तो पहले मैं सारे करंट अफेयर्स को समझता हूँ। मामला फ़हमी जिससे डेवलप होती है, और एक अच्छे वकील की निशानी ये है कि उसमें मामला फ़हमी हो, वो बात को समझ सके। और एंकर बनने से ये सबसे बड़ा जो मुझे एज मिला है वो ये हुआ है कि मैं कोई भी कन्वर्सेशन अपने मुताबिक मोल्ड कर सकता हूँ। कि किसी भी तरफ डायरेक्शन में उसको नॉन सीरियस की तरफ ले जा सकता हूँ, उसको सीरियस में भी ले जा सकता हूँ, उसको जिस तरफ मैं डाइवर्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। आई थिंक एक वकील में ये खूबी लाज़मी होनी चाहिए। बिल्कुल। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत इन डेप्थ जाके हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जवाब दिया और आई थिंक सो जितना मैंने इस सेशन से सीखा है, अगर हमारे व्यूअर्स भी देखें और हमारे यंगस्टर्स देखें तो वो सीखेंगे। सर एक लास्ट जो क्वेश्चन है कि आपका क्या एडवाइस है, आपकी क्या एडवाइस है हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे के उन यंगस्टर्स को कैसे
इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, कैसे वर्किंग करनी चाहिए, द प्रैक्टिस, और कैसे हम अपने जुडिशियल सिस्टम को और अपने आप को बेहतर करके एक अच्छा जस्टिस सिस्टम क्रिएट करें। उसके लिए आपकी कोई एडवाइस या उनका रोल काइंडली प्लीज़ ब्रीफ इट। अच्छा, जो यंग वकील हैं, उनके लिए सबसे जो बड़ी एडवाइस जो मैं उनको दे सकता हूँ कि भई आप ऑब्ज़र्व करें, बी अ गुड गुड ऑब्ज़र्वर, क्योंकि अच्छा वकील एक अच्छा ऑब्ज़र्वर होता है। चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, अगली पार्टी का कॉन्फिडेंस कितना है, अगले वकील का कॉन्फिडेंस कितना है, जज साहब का मूड किस तरफ जा रहा है। एक अच्छा ऑब्ज़र्वर जो सिचुएशन को ऑब्ज़र्व ना कर सके, जज ना कर सके, वो अच्छा वकील नहीं हो सकता, एक। तो जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं जो इस तरफ आना चाह रहे हैं, जिनकी ग्रेजुएशन हुई है या नहीं हुई, इर्रेलेवेंट, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। दूसरा, महफ़िल में कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। ये नहीं कि किसी और को बोलने ना दें लेकिन ये है कि अगर आपकी राय डिफरेंट है तो आप बिल्कुल उसमें कंट्रीब्यूट नहीं, मैं ये समझता हूँ। उसको या तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, क्या पता अगला बंदा गलत हो, या फिर उसको क्रिटिसिज़्म मिलेगा और दोनों आपके लिए मुफ़ीद हैं। आपको बेहतर समझ आएगी, यार नहीं मैं शायद यहाँ पे मैं सही था, यहाँ मैं गलत था, बिल्कुल। और जो वकील होता है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि यार ये बच्चा बहुत बहस करता है, इसको वकील बना दो। तो आपको ना अपनी कंट्रीब्यूशन महफ़िल में लाज़मी करनी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप लिखें। देखिए, एंकर बनना इज़ समथिंग एल्स। राइटिंग इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वो गेम है। आप तब तक अच्छा आर्टिकल नहीं लिख सकते जब तक आप 10 अच्छे आर्टिकल नहीं पढ़ते। आप 5 फॉर में पढ़ें, 5 गेस्ट में पढ़ें और फिर आपको अच्छी सिचुएशन मिलेगी। आपको अच्छा एक आर्टिकल लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 3-4 चीज़ें थी। उसके अलावा अब क्योंकि अहमद भाई जो ओवरऑल ट्रेंड आ रहा है वो सोशल मीडिया का आ रहा है। सोशल मीडिया पे जो प्रेज़ेंस है वो काफ़ी मैटर करती है। जजेस भी देखते हैं, म पार्टीज़ पुल मु मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं वो भी देखती हैं उसको। ओवरऑल आपको उससे चीज़ें सीखने को मिल रही होती है। तो मेरा ख़्याल है कि जो हमारे यंग वकील हैं इनको चाहिए कि वो अपना यूट्यूब स्टार्ट करें, ब्लॉग करें, ट्वीट करें, लिखें चीज़ों को और एक बैलेंस राय दें, वन साइडेड ना हो के जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट, आई लाइक योर वर्क, आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग, मुख्तलिफ लोगों को बुलाकर उनसे राय लेना और देखें एक ही चीज़ पर आपको कितने मुख्तलिफ एंगल्स मिल जाते हैं। उसमें से फिर आप बेहतर चूज़ कर सकते हैं। तो आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग और मैं लोगों को भी एनकरेज करूँगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सपोर्ट करें और इसी के साथ का, इसी के पैरेलल अपना भी कोई एक बनाएँ और आई थिंक यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। Thank you very much, sir. Thank you once again for your time, for your presence, for your appearance. Being honest, मेरे पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बट आज मैंने आपसे जो जितना सीखा है, शायद मैंने बहुत कम लोगों से सीखा हो। So thank you very much for your presence, for your time, for your giving me so much information. अल्लाह ताला आपको और आपके काम में बरकत अता फरमाए और उम्मीद आमीन। करता हूँ कि आप जो जो भी कर रहे हैं, आपके जो भी आपके गोल्स हैं, अल्लाह ताला उनको पूरे फरमाए। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा